नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है फ्रॉम जायसवाल कोचिंग सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं, सोशल साइंस की क्लास रहेगी और सोशल साइंस के क्लास में आज हम अर्थशास्त्र के चैप्टर से प्रश्न करेंगे। वो भी आपके एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर आपका 10 रहने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी जो है आपके पार्ट 9 है कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट है उनको भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक भी दे दिया गया है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पार्ट वाइज सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है आपके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, डिटेल के साथ जानेंगे। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डेली हमारी जो 11:30 में सोशल साइंस की क्लास होती है, 7 PM में पहले पार्ट की क्लास लाइव क्लास होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र का कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है? लाभ में कमी, श्रमिक अशांति, बाजार का संकुचन, बाजार मांग में कमी। देखिए, वह औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत श्रमिक की अशांति हो सकती है, बाजार का संकुचन, बाजार की मांग में कमी हो सकती है, लेकिन लाभ में कमी नहीं हो सकती। तो औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत क्या नहीं है? लाभ में कमी। श्रमिक अशांति हो सकता है तात्कालिक संकेत, बाजार का संकुचन, बाजार की मांग में कमी, श्रम समस्या, यातायात ऊर्जा संबंधी समस्या, इस प्रकार के अंग होते हैं, ना कि लाभ में कमी। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निजी आधारित संरचना के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि क्यों रुचि नहीं लेते हैं दोस्तों? इसका इम्पोर्टेंट कारण क्या है? इसमें भारी निवेश करना पड़ता है, इसमें परिष्कृत प्रौद्योगिकी की ज़रूरत पड़ती है, इसे पूरा होने में बहुत समय लगता है, इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। तो राइट आंसर जो है आपका इसका क्या हो जाएगा? इसका प्रतिफल प्राप्त करने में क्या होता है? बहुत जो है समय लग जाता है, इसलिए रुचि नहीं लेते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीचर्स एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? सभी लोग बताइए, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, स्वर्ण का मुक्त टंकण, स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई पाबंदी न होना, असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का। सभी लोग फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिए। आंसर हमारा आ चुकी है और आंसर हमारा है कि स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास विषय, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्मित अनुसंधान तथा विकास। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। पुनर्निर्माण है, पुनर्निवास है, पुनर्वित है या अनुसंधान। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक का जो हमारा नाम एक और हो जाता है वह हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग बताइए। तो इसका जो मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान कराता है? कृषि, औद्योगिक, परिवहन, बैंकिंग, सभी लोग बताइए। तो जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वह अधिक कर का भुगतान कराता है। और 2021 टू 22 बजट के अनुसार कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सेदारी वस्तु एवं सेवा का, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, आय कम से 15% एवं या 14% तक रही औद्योगिक क्षेत्र का। तो आप लोग समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा अधिक कर भुगतान कराता है औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, प्रीत क्रांति, हरित क्रांति। देखिए दोस्तों, डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे आपके वर्गीज, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किसके? डेयरी विकास। और इसे श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और भारत को विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादन के रूप में उभरने में मदद मिली है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति से संबंधित है। और कब तक ये राष्ट्रीय संस्थापक थे? तो 1965 से लेके 1998 तक रहे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है। अगला प्रश्न, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? चारा उद्योग, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ पर बात की जाती है भूरी का संबंध यहाँ पे हो जाता है, भूरी क्रांति का, सभी लोग बताइए किससे हो जाता है? तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, क्योंकि भूरी जो क्रांति संबंधित होता है वह आपके उर्वरक से होता है। किससे होता है दोस्तों? उर्वरक उत्पादन से संबंधित होता है। उर्वरक ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, यूएस डॉलर के लिए, जो विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे प्रबल मुद्रा है, मुद्राओं के एक नियत समूह के लिए जिसे डॉलर, येन और यूरो, पाउंड शामिल है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। तो विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देशी मुद्रा का व्यापार किया जाता है। सभी लोग बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। वैसे देखिए, जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से परिवर्तित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विनिमय दर। क्या कहा जाता है? विनिमय दर कहा जाता है। जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है, अर्थात ये कह सकते हैं दर एक ऐसी करेंसी से दूसरी करेंसी की कीमत होती है, और इसे विदेशी करेंसी एक इकाई की कीमत को घरेलू करेंसी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में क्या होगा? जो कर की दरें होती हैं, वृद्धि होगी, बढ़ेंगी, घटेंगी, स्थिर रहेंगी, या बढ़ जाना, घट जाना, दोनों होगा। तो इसमें क्या होता है? वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में क्या होती है? वृद्धि होती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के दौरान की दरों में कोई भी देश वृद्धि करेगा जिससे मुद्रा की तरलता समाज में कम हो सके। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक या बंधपत्र या बॉन्ड। तो वैकल्पिक धन का उदाहरण जो बंधपत्र या बॉन्ड कहलाता है, यह वैकल्पिक धन का उदाहरण है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? IDBI, SIDBI, IFCI, NABARD। तो लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त जो निकाय कहलाता है वो हमारा SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1990 में किया गया था। यह बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित हुई। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अगर बात करते हैं तो IDBI, लेकिन लघु उद्योग में उच्चतम वित्त निकाय जो होती है वह SIDBI होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 64, जुलाई 66, जुलाई 62, जुलाई 68। सभी लोग बताइए। तो भारतीय औद्योगिक विकास संगठन IDBI गठन भारतीय उद्योग विकास अधिनियम 1964 के तहत हुआ था। एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया। यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? जुलाई 1964। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? RBI, UTI, ICICI, CEBI के द्वारा। तो सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार के लिए सभी वैधानिक शक्तियां सेबी को दी गई। निवेशकों को हितों की रक्षा करना, उपयुक्त उपायों से पूंजी बाजार को विनियमित करना, शेयर बाजारों और अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यापार को विनियमित करना किसको दिया गया है? भारतीय स्टॉक बाजार विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा? सेबी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? RBI, SBI, SIDBI या सेबी? सभी लोग बताइए। तो भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक भी आपका कौन है? सेबी। भारत में सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों विनिमय 1999 द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 द्वारा विनियमित किया गया। तो सेबी के द्वारा होता है, ये भी आपको ध्यान देना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? सभी लोग बताइए। जनता, उत्पादक, राज्य या श्रमिक? सभी लोग बताइए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक जो है किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? सभी लोग बताइए। 10 सेकंड का समय है आप सभी के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य के। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन या कारक पर सरकार का नियंत्रण होता है, संपत्ति का निजी स्वामित्व नहीं होता है, सरकार ही सारी आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है,
आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, द्विविध अर्थव्यवस्था का, सामाजिक अर्थव्यवस्था का या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। सभी लोग बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, सभी लोगों का कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है और राइट ऑप्शन हमारा आ चुका है। तो ये कहलाती है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि या पन्न प्रवाह विधि। सभी लोग बताइए आय की गणना जो है किससे की जाती है। दोस्तों राइट ऑप्शन आ चुका है, वह है आपके उत्पादन विधि। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, वन, खाने, चारागाह, मत्स्य आदि की गणना होती है और इस विधि से उद्योग जो व्यापार, परिवहन, सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, प्रशासन, कला, घरेलू सेवाएं होती हैं, इनका गणना आय विधि से की जाती है। लेकिन व्यय विधि अर्थव्यवस्था के उपभोग तथा विनियोग व्यय प्रवाह को प्रदर्शित करता है। तो उत्पादन विधि की बात करते हैं और बाकी जो है अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। वीके, आर.बी. राव, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, डी.आर. गौडिकल। तो इसकी बात करेंगे दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया। दादा भाई नौरोजी ने देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले भारतीय थे। और स्वतंत्रता पश्चात भारत में अगर ये पूछा जाए, स्वतंत्रता पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय समिति का नेतृत्व किसने किया था। तो स्वतंत्रता पश्चात भारत में 1949 में स्थापित जो राष्ट्रीय आय समिति था, इसका नेतृत्व जो है प्रोफेसर यानी BK.R.V. राव ने किया था, अगर स्वतंत्रता पश्चात पूछा जाता है तब। लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने। ये ध्यान दीजिएगा दोनों चीजें। अगला प्रश्न है, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। अभिजीत सेन, A.M. खुसरो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम। तो ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था। तो अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करेंगे या APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं। तो अब्दुल कलाम ने सज्जन पाल सिंह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास संबंधी मिशन में डॉक्टर कलाम के सहयोगी के साथ लिखी पुस्तक जो थी उसके अकॉर्डिंग किया गया था। तो अब्दुल कलाम अगर आता है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, वो आपके APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन की बात करते हैं, APJ अब्दुल कलाम की बात की जाती है। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि की योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। 65, 68, 66, 69, 68, 71, 69, 72। सभी लोग बताइए। तो 1966, 67, 68, 69। तीसरी योजना के दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच के अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। ये योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है 1966 टू 1969। अगला प्रश्न,
गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो गरीबी हटाने के लिए पहली बार जो है आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 टू 79 पहली बार गरीबी उन्मूलन पॉवर्टी एलिवेशन पर जोर दिया गया था। इसके साथ ही इस योजना में रोजगार तथा सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया गया था। तो गरीबी हटाने की बात करते हैं तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 टू 1979 74 टू 79 पांचवी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? जो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह किस पर आधारित थी? लियोन फीड के इनपुट आउटपुट मॉडल पे, हेराल्ड डोमर मॉडल, महल नोबिस का 2 सेक्टर मॉडल या महल नोबिस का 4 सेक्टर मॉडल या 4 सेक्टर मॉडल? सभी लोग बताइए। तो हेरोल्ड डोमर मॉडल की बात करेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाती है 1951 टू 56 हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था विद्युत निर्माण के क्षेत्र में निवेश के स्तर को ऊंचा उठाना और आधार संरचना के विकास में वृद्धि करना था। 1956 में नेहरू महलनो मॉडल को लागू हो जाने से पुरानी विकास नीति को बदल दिया गया और नई विकास नीति के अंतर्गत उद्योगों के विकास, सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन भारी उद्योगों के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। तो यह याद रखिएगा, नेहरू महलनो मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, दोनों चीजें याद रखिएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं? सभी लोग बताइए। ऐसी नाम तो पंचवर्षीय लेकिन वह योजना केवल 4 वर्ष तक ही थी, तो वह कहलाती है आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल वनली 1974 से लेके आपके 78 तक रहा। और पांचवी पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ न्याय पर जोर दिया और इस योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया 1974 टू 78। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? सभी लोग बताइए। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आईबीआई सबसे पुराना वाणिज्यिक आपका था यह। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाती है यानी कि एसबीआई। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं आप लोग। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत के वित्त मंत्री, संघ वित्त आयोग, भारतीय बैंक संघ या भारतीय रिजर्व बैंक? तो भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों को बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों ब्याज दर का निर्धारण जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? केंद्र में वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत का योजना आयोग। तो मौद्रिक और आधार नीति जो है किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, एवं वो दोनों। तो भारत में केंद्रीय बैंक कर्तव्य का आयोग भी आपका RBI, भारतीय रिजर्व बैंक भी उठाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? HSBC बैंक, सिंडिकेट बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम कहलाता है, एक तो आपका है NTPS, एक आपका है SAIL और दूसरा है आपका BHEL। तो इनमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा सिंडिकेट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंडिकेट बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जबकि बैंक ऑफ पंजाब हो गया, यह निजी क्षेत्र का उपक्रम है। पंजाब नेशनल बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो विकल्प में नहीं दिया गया। अगर पंजाब नेशनल बैंक दिया होता PNB, तो आपका सिंडिकेट था, सार्वजनिक आपका सार्वजनिक नहीं था। पंजाब नेशनल बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जबकि बैंक ऑफ पंजाब ये निजी क्षेत्र का है। तो सिंडिकेट बैंक है जो एक ही सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 48, 45, 49, 47। तो आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? पेंशनभोगी, निर्धन, मध्य वर्ग या धनवान। तो जो मुद्रास्फीति आय है और धन को किसके पक्ष में पुनः जो है वितरित करती है? तो मुद्रास्फीति आय या धन को धनवान के पक्ष में पुनः वितरित करती है। किसके पक्ष में? धनवान, धनवान या धन। ठीक है। सामान्यतः मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जबकि पूर्ति में वृद्धि हो पाने के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग आधिक्य के कारण मूल स्तर में लगातार तेजी संचयी स्थायी वृद्धि हो रही है, और इस प्रकार मूल स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति की आवश्यकता की दशा होती है, और मुद्रास्फीति आय धन को धनवान के पक्ष में पुनः वितरित करती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लास आपको कैसी लगी, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने समझा जाना। और इसकी अगली जो क्लास रहेगी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, 3 से 4 क्लास में पूरे अर्थशास्त्र को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप डेली क्लास आप लोग 11:30 में आइए, विजिट कीजिए। 11:30 हमारी क्लास होती है, 7 PM में क्लास होती है फर्स्ट पार्ट की, तो वो भी आप लोगों को विजिट करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।